కరోనా థర్డ్ వేవ్ పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసింది. భారత్లో థర్డ్ వేవ్ రావడానికి అవకాశాలు లేవని ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రణదీప్ గులేరియా వ్యాఖ్యానించారు. థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది అనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని తెలిపారు. కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను పాటిస్తే కరోనా మూడవ దశను అడ్డుకోవచ్చని చెప్పారు. కోవిడ్ విజృంభణ తగ్గుతున్నప్పటికీ ధరించి మౌఖిక దూరం పాటించాలని సూచించారు గులేరియా. डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है, लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती हैं कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखें जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेस हैपेंड इन द सेकेंड वेव, लेकिन उसके बाद देयर वॉज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देयर इज़ देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता, और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है, और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है, और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हम ये ना कह पाएँ कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी देन दीज वेव्स विल स्टॉप। लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी स्थिति अभी पहले से बेहतर है, केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है, लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा